नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा है जरूरी, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। आज खास तौर पर हम बात करेंगे कर्नाटक चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है, इस पर बात करेंगे। साथ ही आज की जो खास चर्चा होने वाली है वो ये कि जो एक सेक्युलर बनाम कम्युनल की बहस है, उस फेक नैरेटिव को तोड़ती हुई एक रिपोर्ट आई है। जो रिपोर्ट ये कहती है कि साल 2014 के बाद केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने में अल्पसंख्यक अव्वल रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे सूरत कोर्ट में राहुल गांधी की अर्जी खारिज हो गई है मानहानि केस में। बात करेंगे कि अतीक को लेकर के क्या कांग्रेस में कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि नेताओं के कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं, इस पर बात होगी। साथ ही बात यह भी होगी कि पूर्वोत्तर के बाद दक्षिण भारत में ईसाई समुदाय के लोग जब बीजेपी से जुड़ने लगे तो क्या कुछ दलों को घबराहट होने लगी। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। नई दिल्ली में आज से शुरू हुआ वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, भारत अपना पूरा सामर्थ्य लगाकर हर संकट के समय मानवता के साथ मम भाव से होता है खड़ा। कर्नाटक चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। सभी दलों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। 10 मई को राज्य में एक ही चरण में होना है मतदान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। आपात स्थितियों को खत्म करने और उनसे बचाव के उपायों पर बैठक में चर्चा। आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी को नहीं मिली राहत। सूरत के सत्र न्यायालय ने सजा पर रोक लगाने की राहुल की याचिका खारिज की। भारतीय जनता पार्टी ने इसे गांधी परिवार के अहंकार की हार बताया और कहा कि इस फैसले से न्यायपालिका पर दबाव बनाने का कांग्रेस का प्रयास भी हुआ विफल। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का होगा आमना सामना, तो वहीं दिल्ली में भिड़ेंगी दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात पहले एजेंडे की, और आज का पहला एजेंडा कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ। जहां कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है और सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सत्ताधारी बीजेपी हो, प्रमुख विपक्षी कांग्रेस हो या फिर जेडीएस हो। सत्ताधारी बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस समेत तमाम दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी भी भर रहे हैं अपने अपने नामांकन। बुधवार को सीएम बसवराज बोम्मई ने शिग्गांव से पर्चा भरा और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र ने शिकारीपुर से नामांकन किया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पर्चा भरने से पहले एक बड़ा रोड शो किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने बोला, कांग्रेस पर जोरदार हमला। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी वरुणा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और बीजेपी ने तो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, अब कांग्रेस ने भी जारी कर दी है। कई बड़े नेताओं के नाम है, लेकिन सचिन पायलट को इस सूची में जगह नहीं दी गई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रमुख विपक्षी कांग्रेस का बीजेपी के बागियों पर ही ज्यादातर दांव है, क्योंकि टिकट में कांग्रेस ने दल बदलुओं को काफी तरजीह दी है, जबकि बीजेपी ने विकास के मुद्दे के साथ ही सामाजिक संतुलन पर जोर दिया है। समाज के अलग अलग तबके का टिकट बंटवारे में खास ध्यान रखा है। बीजेपी ने ओबीसी, एससी, एसटी के साथ ही भारी संख्या में युवाओं को टिकट दिया और इसके लिए उनको 52 मौजूदा विधायकों के टिकट काटने भी पड़े। राज्य की राजनीति में कई बार बड़ी भूमिका निभा चुकी जेडीएस की बात कीजिए तो वहां फैमिली फर्स्ट है और देवगौड़ा परिवार के सदस्यों की सुरक्षित सीट की कोशिशें हैं। आयशा खानम हमारी संवाददाता बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रही हैं कि किस तरह से वहां पर चुनाव प्रचार को लेकर के तमाम दल आगे बढ़ रहे हैं। बड़े नेताओं ने तो नामांकन कर दिया है, बहुत सारे बड़े नेताओं ने कल ही। आयशा, आज आखिरी दिन है, तमाम नामांकन और भी हो रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ा सवाल है कि अब नामांकन के बाद प्रचार पर पूरा फोकस होगा सभी पार्टियों का। बीजेपी जो सत्ताधारी है उन्होंने विकास के साथ साथ सामाजिक संतुलन, अलग अलग वर्गों को टच करने की कोशिश की है। आयशा,
जी बिल्कुल लाल सिंह, नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है और अभी तक सबसे बड़ी राहत की सांस जिसने ली है वो हो सकता है कुमारस्वामी हो, क्योंकि कुमारस्वामी को डर था कि उनकी भाभी जो है रेवन्ना की पत्नी वो कहीं इंडिपेंडेंट के तौर पर नामांकन ना भर दे। देखिए उन्होंने उन्हें टिकट डिनाई किया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर भवानी को टिकट दिया जाता है तो ये पूरा परिवारवाद का मामला हो जाएगा और परिवार की तरफ से करीब 5वां सदस्य होगा जो हासन पर शासन करेगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी राहत कुमारस्वामी को मिली है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट तौर पे नॉमिनेशन नहीं भरा है। तो जाहिर है अब जेडीएस में जो परिवारवाद की लड़ाई, अंदरूनी लड़ाई है वो खुलकर सामने आ गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं देवेगौड़ा ने इसको सुलझा लिया होगा और हो सकता है अब सब मिलकर जेडीएस के लिए प्रचार करेंगे और जेडीएस जैसे अपने टारगेट के मुताबिक 40-45 सीट को टारगेट करेगा। तो ये हुई जेडीएस की बात। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने जो बहुत बड़ा फेरबदल किया है, नए चेहरों को पार्टी में जगह दी है, टिकट दिए हैं और इसके अलावा जाति के आधार पर हम देखें तो जिस तरह से तमाम जातियों को रिप्रेजेंटेशन दिया है, कर्नाटक में हर जाति को कम से कम एक कैंडिडेट को रिप्रेजेंटेशन मिला है। तो ऐसे में लिंगायत समुदाय को सबसे ज्यादा 60 से ज्यादा टिकट दी गई है, क्योंकि लिंगायत समुदाय कर्नाटक में शुरू से उनकी संख्या ज्यादा रही है तो उन्हें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने रिजर्वेशन के मामले में लिंगायत और कलिगास को 2% ज्यादा रिजर्वेशन भी बढ़ाया है। और ऐसे में कांग्रेस माफ कीजिएगा, ऐसे में बीजेपी जो है वो लगातार सबका साथ सबका विकास का नारा जो है इस चुनाव का अहम मुद्दा बना रही है। तो इस चुनाव में सबका साथ सबका विकास ही प्रचार का एक केंद्र रहेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ करीब 20 रैलीज कर सकते हैं। आज ही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि 20 रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मैदान में उतरते हैं तो एक मोदी लहर सी कर्नाटक में बनाने की कोशिश करेगी बीजेपी। और जो कांग्रेस लगातार बीजेपी पर वार करती आ रही है, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, तो उस पर उसको करारा जवाब देने की कोशिश करेगी। आयशा, कांग्रेस की बात पर मैं आने वाला था कि स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस ने भी जारी कर दी। बड़े बड़े नाम हैं लेकिन सचिन पायलट का नाम नहीं है। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस ने काफी संख्या में जो बीजेपी के बागी हैं, बड़े नाम भी, जगदीश शेट्टार का भी नाम है, उनको टिकट दिया है। तो क्या कांग्रेस इस पर दांव खेलना चाहती है, बीजेपी के बागियों पर खास तौर पर? जी देखिए, कांग्रेस इस बात को लेकर जगदीश शेट्टार को टिकट दिया था कि कांग्रेस को लग रहा है कि जगदीश शेट्टार लिंगायत समुदाय में एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। जरूर उनकी प्रेजेंस है हुबली क्षेत्र में, लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर लगातार ये मुद्दा बना रही है कि बीजेपी ने लिंगायत समुदाय का अपमान किया क्योंकि जगदीश शेट्टार को टिकट नहीं दिया। तो जाहिर सी बात थी, बीजेपी की अपनी स्ट्रेटेजी है, अपनी रणनीति है, लेकिन कांग्रेस को एक मुद्दा अपने हाथ लग गया। तो ऐसे में जगदीश शेट्टार जो है अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस की लिस्ट का हिस्सा है और जगदीश शेट्टार स्टार कैंपेनर बनेंगे। तो कांग्रेस कोशिश करेगी कि एक लिंगायत नाम पर, लिंगायत समुदाय के नाम पर उन्हें आगे करेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि देखिए जो बीजेपी ने उनका सम्मान नहीं किया, हम यहाँ उनका सम्मान कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस जो लिंगायत समुदाय को लेकर पिछले चुनाव में भी खेल खेला था और सिद्धरामैया पर यह आरोप है कि कांग्रेस ने लिंगायत समुदाय को तोड़ने की कोशिश की थी, अलग धर्म बनाने की कोशिश की थी। तो ऐसे में कांग्रेस ये लगातार कोशिश करती रही है कि लिंगायत समुदाय को किसी न किसी तरह से अपने साथ जोड़े रखे, लेकिन बीजेपी ने भी इसका पलटवार किया है, जवाब दे रही है बीजेपी और साफ बता रही है कि कैसे कांग्रेस ने पिछले चुनावों में, और कांग्रेस के पास एक हिस्ट्री है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके वीरेंद्र पाटिल जो लिंगायत के कद्दावर नेता माने जाते थे, उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया था। तो ये तमाम चीजें जो है आरोप प्रत्यारोप, लेकिन लिंगायत जाति को लेकर कांग्रेस बड़ा खेल कर रही है कर्नाटक में और जगदीश शेट्टार को अपना लिंगायत चेहरा बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कर्नाटक में चलेगी। और रही बात सचिन पायलट को टिकट ना देने की, तो ये बहुत हैरानी की बात है क्योंकि कई युवा कार्यकर्ता इससे कुछ हद तक निराश हैं क्योंकि सचिन पायलट को स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं एक युवा सचिन पायलट जी स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है। वो एक युवा चेहरा है पार्टी के लिए, कई युवा उनके साथ जुड़ते हैं। तो इसमें सचिन पायलट को टिकट माफ कीजिएगा स्टार
कैंपेनर ना बनाना कई युवा कार्यकर्ताओं का मनोबल कुछ हद तक टूटता है और उनको लगता है कि पार्टी में शायद आवाज सचिन पायलट जिस तरह से आवाज उठा रहे हैं शायद ऐसा पार्टी में एक्सेप्टेबल नहीं है और इसी को देखते हुए कई युवा कार्यकर्ताओं का और कई जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल जरूर टूटता है। तो कांग्रेस के लिए ये कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आशा। कर्नाटक चुनाव पर तो आपसे लगातार जानकारी लेते ही रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और अब बारी आ गई है आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि एक जो नैरेटिव चलाया जाता है तथाकथित बुद्धिजीवियों के द्वारा, उसको चोट लगी है। और वो क्या चोट है कि तथाकथित प्रगतिशील बुद्धिजीवियों और सेक्युलर नेताओं के 2014 के बाद भारत में सांप्रदायिक राजनीति वाले फेक नैरेटिव को एक ग्राउंड रिपोर्ट ने ध्वस्त किया है। सच्चाई यह है कि 2015 के बाद समाज के पिछड़े तबके, दलित, आदिवासी और मुस्लिम तबके की जिंदगी में नई तब्दीली आई है। शौचालय से लेकर अपना मकान, फोन, गैस सिलेंडर, बिजली से लेकर बैंक में खाते, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक की तमाम योजनाओं का लाभ मिला है। पीएम फ्लैगशिप स्कीम ने गरीब तबकों में एक नई उम्मीद जगाई है। खास बात यह भी है कि इनमें मुस्लिम तबका सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ है। हम आपको डेटा भी देंगे इसका। एक इंडिपेंडेंट संस्था इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने देश के अलग अलग हिस्सों में 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों के बीच सर्वे किया, डेटा जुटाई। साल 2019-2021 की केंद्रीय योजनाओं के लाभ को लेकर इस संस्था ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है और उसकी खास बातें हम आपको बताने वाले हैं। ईएसी के पेपर में चौंकाने वाली तस्वीर आई है। जिन गरीब परिवारों में 2015 तक कोई सुविधा नहीं पहुंची थी, उन्हें वह भी अब पीएम की सभी योजनाओं का लाभ मिला है। इस ग्राउंड रिपोर्ट में केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं में धर्म और जाति के आधार पर कोई विभेद जमीनी स्तर पर नहीं दिखी है। रिपोर्ट में कुछ जिलों के ब्यौरे में बताया गया है कि जहां हर घर बिजली टारगेट अचीवमेंट का दावा 68%, वहीं मुस्लिम समुदाय के बीच ये 71% हो चुका है। मेजॉरिटी डोमिनेटेड जिलों की तस्वीर हिंदू मुस्लिम के फेक नैरेटिव को ध्वस्त कर रहा है, जो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी ये नैरेटिव बनाते हैं। जहां बैंक अकाउंट का टारगेट 73% का दावा था, तो वहां मुस्लिम समुदाय ने 77% टारगेट अचीव किया, यानी 4% ज्यादा। इन जिलों में टारगेट अचीव में ओबीसी तबके में 73%, SC/ST तबके में 70% परिवारों को बैंक का एक्सेस मिला। फिर शौचालय हो, फोन हो, मोबाइल फोन या अपना घर, योजनाओं ने जाति धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं किया है। यह रिपोर्ट अपने आप में गवाह है। पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के दर्शन ने सेक्युलर कम्युनल वाली जो बहस है उसको बेमानी साबित कर दिया है। हर घर नल से जल हो या फिर गरीब कल्याण योजना में 80 करोड़ लोगों को मिले मुफ्त अनाज, विपक्ष के जो तमाम आरोप इस बारे में हैं वो खारिज हो रहे हैं। सियासत में 2014 के बाद शुरू हुई नई बहस को सोशल मीडिया के चश्मे के बजाय करोड़ों लाभार्थियों के बीच जाकर देखने की जरूरत है, तब ये हकीकत नजर आएगी। और इस जो ये खास रिपोर्ट है जो अपने आप में बहुत कुछ कहती है, इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने वाली और इस बारे में इस रिपोर्ट को उजागर करने वाली हमारे साथ खास तौर पर अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर शमिका रवि जी आपका डीडी न्यूज पर। सबसे पहले इस रिपोर्ट को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना चाहते हैं हम आपके जरिए। इस रिपोर्ट में जिस तरह की बातें आई हैं उससे तो जो एक नैरेटिव बनता है, जो एक बहस छिड़ती है, उससे इन डेटा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो बहस अपने आप में बिल्कुल बेमानी साबित हो रही है, ध्वस्त साबित हो रही है, क्योंकि आम लोग जिनको जरूरत है वो इन योजनाओं का लाभ उठाने में, और खास तौर पर मैं बात कर रहा हूं अल्पसंख्यक समुदाय, वो और ज्यादा जागरूक हैं और ज्यादा आगे हैं और लाभ उठा रहे हैं। शमिका जी। जी देखिए, होता क्या है, आपने पिछले 8-10 सालों में, 8-9 सालों में बहुत सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखी होंगी जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी जो है वीकन हो रहा है, कमजोर हो रहा है जी। अच्छा, ये जो स्टडीज होती हैं कहने को तो ऑब्जेक्टिव होती हैं, लेकिन ये 10, 20, 30 लोगों से बात करके परसेप्शन बेस्ड एक सर्वे करते हैं और उसके बेसिस पे वो ऐसा बताते हैं। अब इसमें दिक्कत कई है। एक तो ये है कि भाई ये 25-30 लोग कौन है, नंबर 1। नंबर 2 ये हो जाता है कि जब सैंपल लार्ज भी हो, देखिए डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है कि
कुछ एलीट मासस का जो चॉइस है उसको सबवर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सबके पास एक वोट होता है। इसीलिए लार्ज डेटा को देखना और ऑब्जेक्टिवली देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक। कि कुछ लोगों से नहीं, बल्कि आप ऑब्जेक्टिव डेटा देखिए। तो उस नैरेटिव को जो है टेस्ट करने के लिए कि क्या भाई हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भारत में क्या कोई ऐसा बायस है क्या, कि ऐसा कि पॉलिटिक्स तो है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस अपनी जगह है। तो हम लोगों ने किया यूं कि 2015-16 में लोगों को सर्वे किया गया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में। फिर 2019 और 21 के बीच इन दोनों को अगर कंबाइन करिए तो तकरीबन 12 लाख हाउस होल्ड है। काफी लार्ज रिप्रेजेंटेटिव डेटा है। अब इसमें हम लोगों ने देखा कि मोदी गवर्नमेंट का एक साल आने के बाद जो 15-16 का डेटा है और 5-6 साल बाद सिचुएशन में क्या बदला। ठीक। देखिए, लोग, गरीब लोग, हमने 20% जो बॉटम सबसे गरीब 20% है उन पे हमने फोकस किया है, क्योंकि हमारे ऊपर के जो 40-60% है उनको कई अमेनिटीज इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण, पास सरकारों के कारण ये सब आ रहा है। इन गरीबों को इस तरीके से इतना फोकस करके अमेनिटीज जो है पहली बार है। तो लेकिन ये बताना एक चीज और डेटा में टेस्ट करना इज इट्स ओन पावर। तो जब डेटा आप देखते हैं तो आप डिस्क्रिमिनेशन ढूंढ रहे हैं कि भाई क्या कोई रिलीजन बेस्ड फर्क है अमेनिटीज का प्रोविजनिंग में, क्या सोशल ग्रुप्स, ओबीसी है, SC ST है, या ज्योग्राफिकल क्लस्टर, उसको भी देखना जरूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट ही बहुत बड़े होते हैं। 2 मिलियन समझिए, 20 लाख तो हमारा एवरेज डिस्ट्रिक्ट का साइज होता है, बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं। बिल्कुल। लेकिन सभी डिस्ट्रिक्ट एक समान होमोजेनस नहीं होते। अगर रिलीजियस क्लस्टर की तरह हम डिस्ट्रिक्ट को देखें कि भाई कई डिस्ट्रिक्ट हिंदू मेजॉरिटी है, कई जगह मुस्लिम मेजॉरिटी है, कई जगह सिख मेजॉरिटी है, इनको ज्योग्राफिकल क्लस्टर के रूप में भी देखना जरूरी है। और इसीलिए क्योंकि अगर कोई सरकार डिस्क्रिमिनेट करती है तो ज्योग्राफिकली डिस्क्रिमिनेट करना आसान होता है, क्योंकि मुझे पता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में भाई वो हमें वोट नहीं करते, वहां तक हम बिजली पानी क्यों पहुंचाएं। अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है डेटा में, ये आपको साफ नजर आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने 12 लाख जो डेटा पॉइंट्स है उसको बहुत माइन्यूटली स्टडी किया और हमने 6 अमेनिटीज लिए, बिजली, पानी, फाइनेंशियल जैसे आप बैंक अकाउंट्स, कनेक्टिविटी, फोन, टॉयलेट्स और कुकिंग गैस। ठीक है। और इन सारे 6 अमेनिटीज में, जो कि आप समझिए इन अमेनिटीज का क्या महत्व है। बिल्कुल। ये जो बेसिक अमेनिटीज हैं, जो कि आपके टॉप 20% हम सबके पास है और सालों से है, लेकिन बॉटम 20% के पास ये पहली बार आया है। तो इसको क्लोजली स्टडी करना, ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना एंड लार्ज डेटा में स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है रिलीजन, सोशल या ज्योग्राफिकल बेस्ड, वो डेटा में आपको दिख जाएगा। ठीक है। ये जब हम लोगों ने स्टडी किया तो ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि देखिए, पॉलिटिक्स अपने जगह है, जो आप सुनते होंगे। जी। लेकिन ये इंटरनेशनल ये जो स्टडीज भी है, वो उसको आप पॉलिटिक्स ही समझिए। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की तरह अगर आप फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट देखें तो इसमें आपके डेटा में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है, बल्कि कई ऐसे अमेनिटीज हैं जिसमें माइनॉरिटी ग्रुप्स ज्यादा वो डेटा आपका बता रहा है। और अब मैं एक बात ये भी कहना चाहता था कि आमतौर पर जब कभी भी इस तरह की रिपोर्ट आती है तो उसके सैंपल साइज पर सवाल उठता है, लेकिन आपने खुद ये सैंपल साइज बहुत बड़ी साइज रखी है। इतनी बड़ी साइज आमतौर पर होती नहीं, लेकिन आपने इतने बड़ी साइज रखी है। और एक बात और, आपके डेटा जिन चीजों को स्थापित कर रहे हैं, जिन बातों को, वो हमें ग्राउंड पर दिख तो जाती है। आप अगर जाएं कहीं पर गांवों में तो आपको ये चीज दिखेगी, लेकिन ये जो बीच के लोग होते हैं, जिसमें आपने पॉलिटिक्स का नाम लिया, जिसमें कुछ ठेकेदार होते हैं, नैरेटिव्स के ठेकेदार, वो इन चीजों में गड़बड़ी बीच में करते हैं, जबकि जमीन पर वो दिखाई पड़ जाता है जो आपके डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसे में ये जिस तरह की रिपोर्ट आई है, तो इससे ये तथाकथित लोग जो इन चीजों को लेकर के करते हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि पॉलिटिक्स सिर्फ देश में नहीं होती है। पॉलिटिक्स तो तब भी होती है जब कोई बहुत बड़े नाम वाले, तथाकथित नाम वाले इंटरनेशनल रिपोर्ट छप जाते हैं, इंटरनेशनल अखबार में छप जाते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक मिरर है, एक आईना है ये रिपोर्ट, शमिका जी। जी,
जी बिल्कुल, इसीलिए डेटा को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और एक बेसिक पॉइंट लोगों को समझना ये होगा कि डेमोक्रेसी का यही ब्यूटी होता है कि कुछ एलीट जो है वो मासेस का चॉइस को आप सबवर्ट नहीं कर नहीं सकते। वो उनके वॉइसेस को वीक एंड, इसलिए हमने बॉटम 20% को देखा कि बॉटम 20% का क्या सिचुएशन है। मोदी सरकार के अंदर उनको बेसिक अमेनिटीज में क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन आया है? और इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये जो परसेप्शन बेस्ड छोटे छोटे स्टडीज करते हैं, जो कि पहले भी ये बोला गया है दिस इज पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स, लेकिन वो परसेप्शन बेस्ड बहुत ही छोटी सैंपल की स्टडीज होती हैं, जो कि बहुत छोटे क्लब्स क्लिक्स के अंदर एक्सपर्ट्स आपस में बात करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि डेमोक्रेसी ऐसा वो है कि आप हर इंसान को एक वोट है, तो बॉटम 20% का क्या सिचुएशन है, देयर वॉइस ऑफ द मीक एंड द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसको आप सबवर्ट नहीं कर सकते। इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डेमोक्रेसी। एंड इस स्टडी से ये तो बात बिल्कुल साबित होता है कि पॉलिटिक्स हटा के अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन डे टू डे फंक्शनिंग देखें तो इंडियन डेमोक्रेसी का रूट जो है बहुत डीप है और इट इज टोटली इंटैक्ट एंड हेल्दी, क्योंकि डे टू डे फंक्शनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कोई ऐसा बायस और डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिख रहा है इन द वे द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग इन प्रोवाइडिंग बेसिक अमेनिटीज। बिल्कुल, आपने जो बात कही एकदम वही बात जमीन पर दिखाई पड़ती है, वही बात डेटा रिफ्लेक्ट कर रही है। और आपकी डेटा में दिलचस्प बातें ये भी हैं, जब अब हम देख रहे हैं कि इसमें तमाम वो जो वंचित समुदाय हैं या जिनके बारे में ये नैरेटिव बनाई जाती है कि इनके खिलाफ भेदभाव, हम देख रहे हैं कि उनको लाभ मिलने की जो फीसदी है, प्रतिशतता है, वो और ज्यादा है। ऐसे में बहुत सारे, आपने पॉलिटिक्स की बात की, कुछ नामचीन अर्थशास्त्री होते हैं बड़े बड़े जो इस तरह के आरोप लगा देते हैं, लेकिन क्या अब ये हम उम्मीद करें कि वो भी अब हकीकत को देखेंगे, तथा कथित बुद्धिजीवी, बड़े बड़े नाम वाले अर्थशास्त्री भी? जी देखिए, हम लोग प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट हैं, हम तो हमारा मेथोडोलॉजी जब रोबस्ट होता है और रिगरस होता है और डेटा जो है पब्लिकली अवेलेबल है, कोई हमने ऐसा कोई प्राइवेट डेटा नहीं देखा। अच्छा, एक और बात है, ये सरकार का डेटा नहीं है, ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन का डेटा नहीं है, रिपोर्टेड हाउस होल्ड लेवल डेटा है। मतलब इफ एनीथिंग दिस इज एन अंडर एस्टिमेट ऑफ रियलिटी, इट इज नॉट एन ओवर एस्टिमेट। जी, तो हम तो ये कहेंगे कि इफ एनीवन वांट्स टू चैलेंज द परसेप्शन और लगता है कि इंडियन डेमोक्रेसी कमजोर हो रहा है, तो कृपया आप डेटा को देखें, आप इस डेटा में देखें एंड ट्राई टू सर्च द डिस्क्रिमिनेशन, या फिर इस स्टडी को आप रेप्लिकेट करिए। डेटा इज एब्सोल्युटली पब्लिकली इजीली अवेलेबल एंड दिस इज नॉट एडमिनिस्ट्रेशन डेटा, दिस इज सेल्फ रिपोर्टेड हाउस होल्ड लेवल डेटा। तो डॉक्टर शमिका जी, आप बिल्कुल एक तरह से उन लोगों के सामने एक तरह से आप चुनौती भी पेश कर रही हैं कि आप डेटा को देखिए या जमीनी हकीकत को देखिए, आपको भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत नजर आएगा। इसलिए देश से लेकर विदेश तक जो ये फेक नैरेटिव फैलाते हैं, ये बंद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ख़ास तौर पर इस रिपोर्ट पर इतनी विस्तार से हमें समझाने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो डॉक्टर शमिका रवि हमारे साथ जुड़ी थी और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़ गए हैं। आज की हमारी खास चर्चा यही है और साथ में हमारे साथ तन्वी प्रोही पॉलिटिकल एनालिस्ट यानी कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तन्वी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मैं पहले अपने सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी का रुख करता हूं इस रिपोर्ट को लेकर के। विनोद जी, अभी हमने डॉक्टर शमिका से भी बात की और उन्होंने रिपोर्ट की कई बारीकियों को हमको समझाया। अब जरा सा ये बताइए, जो बात मैं उनसे भी कह रहा था कि तमाम नामचीन अर्थशास्त्री कोई देश छोड़ने की धमकी दे देते हैं, कोई कहते हैं मैं अब चला जाऊंगा, मैं रहूंगा नहीं, भारत रहने लायक नहीं है। लेकिन ये जो फेक नैरेटिव को आईना दिखाती हुई ये रिपोर्ट है, ये तो इन सभी लोगों की पोल पट्टी खोल रही है, इन एजेंडा वालों की। विनोद जी। लाल जी, हमें अपनी रिपोर्ट पे आने से पहले डॉक्टर शमिका का जो आज अभी उन्होंने कुछ बताई है, उनकी कुछ बातें जो है उसको हमें थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए। जैसे पहला कि उन्होंने जो डेटा का सैंपल साइज बताया है, बहुत बड़ा साइज। देखिए कि ये देश के 12 लाख जो हाउस होल्ड है उसके बीच में ये डेटा उन्होंने कलेक्ट कराया है।
तो वो एक तरह से इस फैक्ट को लेके कि जितने नैरेटिव्स हैं उसके सामने में उन्होंने एक तरह से एक चुनौती देते हुए कहा है कि अब ये देखिए कि कुछ लोगों से बात करके एक इकोसिस्टम जो है यहाँ वो एक नैरेटिव बनाने की उनके एक सिलसिला काफी बरसों पुराना रहा है। आप उसमें आज की तारीख में उसका सोशल मीडिया इम्पैक्ट भी आप देख सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेके जब आप परसेप्शन बनाते हैं तो इस देश की जो मौजूदा सरकार है और उसकी जो व्यवस्था है उसको आप एक तरह से झूठा बनाने के लिए दिन रात प्रोपेगेंडा करते हुए दिखते हैं। अब इस रिपोर्ट में आपने सामने में क्या है, जब वो आप डॉक्टर समेका बता रही थी कि आप ये देखिए कि 20% जो वो हाउस होल्ड है जो बॉटम लाइन के हैं, बॉटम में हैं, जिनको अभी तक ये बेसिक एम्यूनिटीज जो है, बेसिक सुविधा अभी तक ये देश में 75 साल की आजादी में पहुंची नहीं थी। उनको देश में अभी तक कई प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, उनके योजनाओं का, उनके फ्लैगशिप स्कीम उनके दरवाजे तक आई नहीं थी। और वो बता रही हैं कि जो 20% बॉटम लाइन में लोग हैं उनके बीच में वो कैसे वो जारी योजनाएं पहुंची है और कैसे उन योजनाओं में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखा है। उसमें चाहे दलित हो, पिछड़े वर्ग ओबीसी के हों या मुस्लिम तबके के लोग हैं, ये अपॉर्चुनिटी सबको मिला है। उस अपॉर्चुनिटी में कई डिस्ट्रिक्ट की बात वो कह रहे थे जो डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट है या कई जिले ऐसे हैं जिनकी बड़ी डेमोग्राफी है, लेकिन उन सारे जिलों का जो उन्होंने औसत बताया है कि आप देखिए कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन के बात तो दूर, कई जगह जो है वो माइनॉरिटीज को ज्यादा इसके फायदा मिले हैं और ज्यादा इनके सुविधा मिले हैं। रही बात, मैं दूसरी बात इसके साथ कह रहा हूं, जो मैडम समेका की रिपोर्ट जो है अभी वो पेपर सामने में आया है, जो उन्होंने कहा है उसका टाइटल है शायद डेमोक्रेसी इन वर्किंग जो है इनका, उनका जो ये पेपर का मैंने जो अभी देखा है तो उस पेपर में जो उन्होंने विस्तार से सारी चीजों की चर्चा की है कि इस चर्चा के बाद में मैं इस चीज को जोड़ना चाहूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले अभी आप एक पद्मा अवार्ड में एक कादरी साहब आए हुए थे, आपने देखा होगा, उनको अवार्ड देते याद है। और जब उन्होंने कादरी साहब ने कहा था कि भाई ये मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी और 10 साल तक हम ये कोशिश करते रहे और इस महान जो कर्नाटक के उस महान कादरी साहब का जो एक अपना आर्ट है जिसके लिए काम करते रहे, उनको कभी किसी ने सुध नहीं ली थी। लेकिन जब उन्होंने पीएम के सामने में कहा कि आपने मुझे गलत साबित किया है, तो वो जिस नैरेटिव की बात कर रहे थे और जिस बात को वो समझ रहे थे, अभी तक वो अपनी धारणा बना रहे थे, वही धारणा कमोबेश ये इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करते रहे जी। बाद में कांग्रेस के लोगों ने कहा, कांग्रेस के नेता ने कहा कि इनको कहलवाया गया है, ये कांग्रेस कर्नाटक में इलेक्शन है, इनको ये बुलवाया गया है, ऐसी बातें हो रही है। लेकिन ये समझने की जरूरत है, जो सबसे बड़ी बात है कि जो धर्मनिरपेक्ष ये लोकतंत्र है जी, उस लोकतंत्र में जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस किस तरह से जमीन पे उतारी जा रही है और किस तरह से ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो आदर्श है, पीएम का जो दर्शन है, उसको जमीन पे लाया गया। लौटता हूं विनोद जी आपके पास, हम तन्वी के पास चलते हैं। तन्वी, जिस तरह की ये रिपोर्ट आई है उससे जो लोग भी ये यहां से लेकर के और 7 समंदर पार तक जो समा बांधते हैं, जो हवा बनाते हैं, उनको, उनकी कोशिशों को ये रिपोर्ट बहुत बड़ा आईना दिखाती है। क्या हम ये उम्मीद करें तन्वी कि अब इस रिपोर्ट के आने के बाद कम से कम विकास की राजनीति को ये सेक्युलर कम्युनल वाले ढांचे में डाल करके फेक नैरेटिव बनाने का काम नहीं होगा? तन्वी, आपने बात नैरेटिव की करी तो मैं स्टार्ट इसी से करना चाहूंगी कि हमारा जो भारत का संविधान है जिसमें हमारे पास आर्टिकल 14-15 है, वो ये गारंटी करते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन बिना किसी भेदभाव के काम करेगी। और सारी सरकारों ने अभी तक वो काम किया है बिना किसी भेदभाव के। लेकिन बात यहाँ आती है कि जब भाजपा के लोग, जब भाजपा की सरकार के होने, जब प्रधानमंत्री जी खुद किसी भी चीज को कंडेम नहीं करते हैं, जब कोई कम्युनल स्टेटमेंट्स दी जाती हैं उनके पार्टी के द्वारा, तब ये आ जाता है कि राम राज्य में कुछ लोगों के साथ आखिर ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है, क्यों उनको आप अभी रिसेंटली आपने कर्नाटका का एग्जांपल दिया। कल ही कर्नाटका के एक बीजेपी के एमएलए ने बोला कि मेरे उनकी कम्युनिटी को धर्म सांस्कृतिक किया। अच्छा, ठीक अभी है। पिछले महीने पहले
हरियाणा में राजस्थान के 2 मुस्लिम आदमियों को जिंदा जला दिया गया और उनके कातिल को आज तक हरियाणा की भाजपा सरकार पकड़ नहीं पाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन की जहां बात की जाती है, तो फिर बिल्किस बानो के रेपिस्ट को क्यों रिहा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात की भाजपा गवर्नमेंट जो है उनको पकड़ रही है? ठीक है, ठीक है। मैं आपको नैरेटिव की बात ही बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है। ये बात यहाँ पे पॉलिटिकल, आज मुस्लिम लिस्ट क्यों है पार्लियामेंट के अंदर हमारे भाजपा सरकार, और 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में भाजपा के पास एक भी मुस्लिम एमएलए नहीं है। अच्छा, आप ये मुझे भी बताइए कि क्या इलेक्शंस कोई वो संख्या भी गिन रही है कि कितने एमएलए या एमपी है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास तन्वी, लेकिन उससे पहले जरा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं जुड़ पाई हैं, हमने कोशिश की थी उनको जोड़ने की लेकिन वो है नहीं। विनोद जी, आप ही के पास आ रहा हूं कि ये जो विनोद जी जो बात तन्वी गिना रही हैं, इसमें मान लीजिए कि किसी ने कोई बयान दिया तो उम्मीद है कि उस पर प्रधानमंत्री सीधे क्यों नहीं बयान देते उस बयान के जवाब में। एक तो ये उम्मीद दिखाई पड़ रही है इनकी बातों से। दूसरी बात ये कि कहीं मान लीजिए कि बिल्किस बानो का मामला अदालत में है, तो इनको ये लगता है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी जो मैसेज देना चाहिए, जिस तरह बाकी पार्टियां बोलती हैं कि वो अल्पसंख्यकों की हितैषी हैं, उस तरह भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। जवाब तो सही ढंग से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता देती, लेकिन फिर भी आप बताइए कि क्या ये जो है ये नैरेटिव का आधार हो सकता है क्या? लाल जी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि तन्वी जी जो बैठी हुई हैं वो राजनीतिक विश्लेषक हैं या कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अगर ये कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के लाइन लेके अभी एनालिसिस कर रहे हैं तो उन्हें कम से कम इन चीज़ों को समझना चाहिए कि सोशल मीडिया के नैरेटिव्स जो है वो किसी देश का एक फ्रेम में नहीं रखा जाता है, या पॉलिसी में या एडमिनिस्ट्रेशन में सोशल मीडिया के नैरेटिव्स नहीं होते हैं। अगर ये राहुल गांधी की बात कह रहे हैं जो अभी विदेश में जाके ये बात कह रहे थे कि हमारा डेमोक्रेसी कमजोर हो गया है, इसमें इंग्लैंड को, अमेरिका को और दूसरे पश्चिमी देशों को हस्तक्षेप करना चाहिए, तो उसकी बात को, उनकी बात को यहाँ तन्वी जी सपोर्ट करते हुए ये सारे नैरेटिव्स कर रहे हैं। क्योंकि ये नैरेटिव्स तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहां पे राहुल गांधी ने बता के इसी बात को साबित करना चाह रहे थे जो तन्वी जी भी बता रही थी यहाँ पे। मूल सवाल ये है जो हमारी रिपोर्ट पे उनको थोड़ी समझने की जरूरत है कि ये 12 लाख से ज्यादा डेटा जो सैंपल लिया गया है हाउस होल्ड का, उसमें जो लोगों को लाभार्थी हैं, जिनको लाभ मिला है केंद्रीय योजना का, जिनके घर में पहली बार आजादी में के बाद 75 साल के बाद नल का जल पहुंचा है, जिनके घर में बिजली पहुंची है, जिनको अपना मकान मिला है, जिनको शौचालय मिला है, जिनको बैंक अकाउंट मिला है, ये जिनको जनधन कार्ड से लेके अब स्वास्थ्य योजनाओं का सारा लाभ मिला है, क्या उनसे कभी उनकी बात कभी सोशल मीडिया पे इन्होंने देखा था? क्या राहुल गांधी ने इसकी चर्चा ऑक्सफोर्ड में की थी? अगर ये सारे नैरेटिव्स को लेके जो सोशल मीडिया पे ये फेक नैरेटिव इसके कांग्रेस के आईटी सेल चलाते हैं और उसी को लेके अगर हमारे ये राजनीतिक विश्लेषक इसकी समीक्षा करते हैं, तो क्या आप सोशल मीडिया पे हर ट्वीट का, हर चीजों का कंडेम आप क्या पीएमओ से चाहते हैं? ठीक, अब इस तो पर ये परसेप्शन की सियासत को लेके जो ये कुछ लोग बैठे यहाँ इकोसिस्टम में, वो सारी चीजों को धता बताते हुए दिखते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमारी ये रिपोर्ट है जो अभी जो अर्थशास्त्री हमारी समाइका डॉक्टर समाइका बता रही थी, उसको कम से कम इन्हें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तन्वी, अब आप जवाब दीजिए। सर, मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बहुत अच्छे से स्टडी कर चुकी हूँ, और आपने जो बात कही कि ये जो स्कीम्स वहां पहुंची हैं, मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊंगी, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और वो भारत का संविधान लोगों को दिलाता है। लेकिन 75 सालों में बहुत सारे लोगों को संविधान के तहत नहीं मिला। भाजपा का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, अगर आप इतने ही श्योर है कि उनकी पॉलिसीज ग्राउंड पे काम कर रही हैं और मुस्लिम्स जो है वो उनके लिए वोट करेंगे, तो आप मुझे ये बताइए कि यूपी के अंदर उर्दू में मन की बात के 12 एपिसोड्स को अभी छापा गया है और उस बुक को जो है दिया जा रहा है। मुस्लिम आउटरीच प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं केरला में, क्योंकि G20 इंडिया में हो रहा है और इस टाइम पे नैरेटिव बिल्ड करना है कि भाजपा माइनॉरिटीज के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद धर्म सांसद भी इस देश में दिख जाएगा जहां पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है उनके अगेंस्ट, जहां पे वो ऐसे ऐसे गलत स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर भी उनके अगेंस्ट कोई हेट स्पीच, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तन्वी, आपकी एक बात को मैं दोहरा रहा हूं। आपने कहा कि मुस्लिम आउटरीच के लिए प्रधानमंत्री के मन की बात पहुंचाई जा रही है, तमाम प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम अल्पसंख्यकों के विरोधी नहीं है, लेकिन आप फिर से वही वाली बात पकड़ रही हैं कि कहीं पर मान लीजिए कोई घटना घटी, किसी नेता ने कोई बयान दिया, तो आपको लगता है कि अगर उस पर
सही ढंग से मैसेज नहीं दे रहे हैं, तो उसी वजह से ये नैरेटिव बन रहा है। यही आपका कहना है? आ रहा हूं विनोद जी आपके पास। बिल्कुल, भारत सरकार और भाजपा को अलग अलग यहाँ पे देखना पड़ेगा। बात यहाँ पे भाजपा के उन लोगों की हो रही है, उनके एक मैनिफेस्टो और उनके नैरेटिव की बात की जा रही है, जो कि कहीं से भी वेलकमिंग नहीं है हमारी इंडियन माइनॉरिटीज के लिए। ठीक है, अब मैं विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को और बीजेपी को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा, और बीजेपी के लिए वो नैरेटिव, मतलब इनकी बातों से ये लग रहा है कि भारत सरकार तो अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रही है, ये रिपोर्ट भी बता रही है, लेकिन बीजेपी जो है उसको अलग तरीके से देखना होगा। लाल जी देखिए, ये दोनों उनकी ही बातों में कंट्रास्ट है कि वो कहना क्या चाह रही हैं। वो एक तरह से बीजेपी और सरकार को जब अलग अलग देखती हैं तो उनको अपना जवाब मिल गया होगा शायद, लेकिन मैं उन्हीं की बात से आगे बताता हूँ। ये सेकुलर डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस की जो ये अभी पेपर आई है जी, उस बात को समझें, और कांग्रेस में दिक्कत क्या है इस बात को भी कम से कम एक बार वो गौर करें। ये सेकुलर डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस जो है वो दिखाता है कि आपके जो आरोप हैं, जो सोशल मीडिया के को लेके आप नैरेटिव बनाते हैं, वो निराधार है। सिर्फ संविधान में संशोधन करके आप अगर इस देश को सेकुलर बना देंगे, सोशलिस्ट बना देंगे, उससे बात नहीं बनती है। जितना बात उससे बनती है जब आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेके आप जमीन पे उतरते हैं। और ये चीज समझने की जरूरत है हमारे प्रवक्ता को कि अब ये देखिए कि इसमें हुआ क्या है, दिक्कत क्या है। जो वो मुस्लिम तबके में आउटरीच की बात कर रहे हैं, उस बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। वो पसमानदा मुस्लिम है जिनकी बात अभी डॉक्टर समैका कह के गई थी जी, कि वो जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सोशली सबसे इकोनॉमिक बैकवर्ड वहां पे हैं अपने अपने सोसाइटी में, उनकी सूद लेने की कोशिश हुई है। तो जाहिर सी बात है कि उनके समाज में आपका नैरेटिव नहीं चल रहा है, वो कहीं कहीं वोट करते हुए दिख रहे हैं। इसलिए ये सारे जो गोलबंद है, ये सारे जो विपक्ष का अभी का जो गोलबंद है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक, ये आपकी घबराहट है कि आपको लग रहा है कि इस वोट बैंक से अलग एक लाभार्थी का वोट बैंक बन रहा है जो इस नैरेटिव को नहीं मानता। तन्वी, मैं यही सवाल की बात करता है और उस पे विश्वास करता है। तन्वी, यही सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं कि लाभार्थियों का एक जो नया वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने और अब की तमाम कई राज्य सरकारों ने बना लिया है, वो लाभार्थियों का वर्ग विपक्ष के लिए एक चुनौती बन गया है क्या तन्वी, विपक्ष के दलों के लिए? बिल्कुल भी नहीं। अब जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी या राजस्थान में बनी, तो क्या वहां पे जो है वो सिर्फ इतनी वर्गों की वजह से नहीं बनी है। वहां पे लोग भाजपा के काम से परेशान थे। वहां पे उनकी जो आपने स्कीम्स, जिनका इतना बड़ा अभी जो आपने ये चलाया है, उससे लोग खुश नहीं थे, और इसीलिए वहां पे चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ है, और जो कि कर्नाटका में होने वाला है। और आई एम श्योर कि मिश्रा जी को तो कर्नाटक में भी जवाब मिल जाएगा। आप उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और गोवा का भी उदाहरण लेंगे, और मणिपुर का भी? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मणिपुर का भी उदाहरण लेंगे क्या? नहीं, मैं बिल्कुल उसी के ऊपर आ रही हूँ। वहां पे तंत्र लेके कोई क्वेश्चन नहीं है। जहां पे लोगों ने जिनको वोट देना है वो वोट देंगे। बात यहाँ पे सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग की हो रही है कि फ्लाईओवर सिर्फ सड़कों पे नहीं बनने चाहिए, दिलों में भी फ्लाईओवर बनने चाहिए। जो ग्राउंड पे जो आज यूथ में जो पोलराइजेशन है, जो ग्राउंड में जो आज जो नफरत की फीलिंग जो जा रही है, क्योंकि टॉप लेवल से मैसेजिंग गलत, मैसेजिंग को सुधार जरूरत। यहाँ पे बात उस पॉलिटिकल नैरेटिव की जा रही है, और वहां पे अगर ऑपोजिशन उनकी आवाज उठा रही है, उनको क्वेश्चन कर रही है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, या आप इनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये ऑपोजिशन का काम है लोकतंत्र में ये करना, और वो अपना काम उसी हिसाब से कर। चलिए ठीक है, चलते चलते कोई छोटी सी टिप्पणी विनोद जी? देखिए, दिक्कत क्या है लाल जी, मैं जो बात कह रहा था कि वही बात निशा अच्छी तरह से समझ पाएंगी कि वो जिस स्टेट की बात कह रहे थे और जिसको गिना रहे थे। देखिए, हम अभी इलेक्शन पे चर्चा करने के लिए आज नहीं, बिल्कुल आज हम लोगों की चर्चा कुछ खास है। हम लोग कभी इसकी चर्चा करेंगे कि हारने और जीतने का, उसमें आप वोट परसेंटेज भी देख लीजिए और वो स्विंग भी देख लीजिए, तो आपको लगेगा उसमें, आप जाके डेटा थोड़ा सा दुरुस्त कीजिए कि लाभार्थी कहीं नहीं गया है। मैं इससे अलग बात करता हूं कि सीधे सीधे हमारा पॉइंट ये है आज का कि ये जो आज की रिपोर्ट है
ठीक। आज जो ये सच का एक बड़ा खुलासा है हमारे सामने में, वो खुलासा को हमें समझने की जरूरत है। बिल्कुल समझने की। सोशल मीडिया का नैरेटिव्स जो है वो इस देश की हकीकत नहीं है। ठीक। कुछ इकोसिस्टम की जो नैरेटिव है वो इस देश की हकीकत नहीं है। हिंदू मुस्लिम की बहस वो शायद सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे उनको, लेकिन जहां छत मिला है जिसको, जहां शौचालय मिला है जिसको, जहां ये सारी सुविधाएं मिला है उसको, जो 75 साल में कभी नहीं मिला था, आप शायद उनको पूछिए कि ये सोशल मीडिया पे नैरेटिव है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो तन्वी जी को शायद बेहतर जवाब मिल सकता है। फेक नैरेटिव के सामने ये रिपोर्ट एक आईने की तरह बिल्कुल खड़ी है सामने में। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए, और तन्वी आपका भी जुड़ने के लिए और विश्लेषण में हिस्सा लेने के लिए। तो आज की हमारी जो खास चर्चा थी वो यही कि ये जो फेक नैरेटिव है सेक्युलर कम्युनल वाली बहस का, उसको एक रिपोर्ट पूरी तरह से ध्वस्त कर रही है, क्योंकि विकास की योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों ने बढ़ चढ़कर उठाया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है वो राहुल गांधी की सूरत कोर्ट पर आए फैसले को लेकर है कि जातिगत टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर आपराधिक मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने उनको कोई राहत नहीं दी है। आज राहुल गांधी सूरत कोर्ट में राहत के लिए उन्होंने अर्जी लगाई थी, लेकिन अर्जी खारिज हो गई। सजा के खिलाफ राहुल गांधी की अपील को खारिज करने की बात पर जयराम रमेश ने कहा कि कानून के तहत उनके पास विकल्प हैं और पार्टी इनका इस्तेमाल करेगी, यानी कि हाईकोर्ट जाएंगे। अपने बयान पर माफी मांगने के बजाय राहुल गांधी पिछले दिनों सूरत कोर्ट पूरे लॉ लश्कर के साथ पहुंचे थे। फैसले के खिलाफ अपील करते समय कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं से लेकर नामी गिरामी वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी और प्रदर्शन किया था। कोर्ट के फैसले के 11 दिनों के बाद राहुल गांधी ने अपने कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के साथ सूरत कोर्ट में उपस्थिति दर्ज की थी। पूरी तरह से उसे एक इवेंट बनाया था। पार्टी ने इसे सजा को चुनौती देने की प्रक्रिया बताई थी, लेकिन बीजेपी ने इस शक्ति प्रदर्शन को सियासी हुड़दंग उस समय बताया था। तो सवाल यह है कि स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया में हर नागरिक को अपने बचाव में पहल करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन सजा को चुनौती में इस तरह का प्रयोग ये पहले कभी हुआ नहीं था। तो सूरत की अदालत से राहुल गांधी की अपील खारिज होने को भाजपा ने गांधी परिवार के अहंकार पर तमाचा करार दे दिया। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सूरत की अपीलियट कोर्ट का फैसला न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कांग्रेस की राजनीति की हार को दिखाता है। दिस इज द विक्ट्री ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। ये साधारण जनता के लिए तो विजय का उत्सव है ही, पिछड़े वर्ग के लिए विजय का उत्सव है ही, ये न्यायपालिका के लिए भी एक बहुत बड़ा विजय है, क्योंकि जिस न्यायपालिका के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करके मोबिलाइजेशन करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी, आज उसी न्यायपालिका ने कहा कि आप कितना भी दबाव या प्रेशर की राजनीति हमारे ऊपर करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर वी डोंट बकल अंडर प्रेशर। और भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इस फैसले से एक बात और स्पष्ट होती है कि देश में संविधान का राज है, परिवार का नहीं। एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली, गांधी परिवार के घमंड का आज हार हुआ है। और दूसरा, ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है गांधी परिवार के डिफेंस में जो उतरता है सड़कों पर, उसमें कांग्रेसी तो हैं, क्योंकि वो कांग्रेसी तो पार्टी के लोग हैं, मगर कुछ बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे देश और विदेश में बैठे हुए हैं जिनको हम इकोसिस्टम कह सकते हैं, जो तुरंत गांधी परिवार के एरोगेंस के डिफेंस में निकल आते हैं कि जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है ये उचित नहीं है। आज ये हार इस इकोसिस्टम का भी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रतिक्रिया दिया। विकास सारथी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विकास, आगे के लिए क्या है जो जिस विकल्प की बात, लगता है विकास को आवाज नहीं आ रही। विकास, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ विकास, जिस विकल्प की बात जयराम रमेश कर रहे थे, क्या क्या कानूनी विकल्प बचे हुए हैं अब राहुल गांधी के पास, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, वो 30 दिन वाला जो समय मिला था। हेलो, लगता है विकास तक हमारी आवाज नहीं जा रही। आवाज मिल रही है विकास? लगता है फिलहाल विकास तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि विकास से जुड़ें। बहरहाल खबर यह है कि ऑडियो अब चला गया, सूरत कोर्ट जो है, सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत नहीं दी है। नहीं मिल रहा है, एंकर नहीं मिल रहा है, एंकर ऑडियो नहीं मिल रहा है, सूरत एंकर ऑडियो नहीं मिल। विकास सारथी से हम संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो खबर है वो ये कि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को कोई राहत
नहीं दी है उस मामले में जो आपराधिक मानहानि के केस में राहुल गांधी को सज़ा मिली है उसको लेकर के। तो सज़ा के खिलाफ राहुल गांधी की अपील को खारिज कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कानून के तहत अभी विकल्प मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये विकल्प कौन कौन से वो इस्तेमाल करने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं जब राहुल गांधी पूरे लौ लश्कर के साथ सूरत कोट कुछ दिन पहले गए थे और कांग्रेस ने इसको एक इवेंट बनाया था। विकास सारथी हमसे जुड़ चुके हैं। विकास, आवाज़ आ रही है? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। आपका जी सवाल। विकास, सवाल ये था कि जयराम रमेश ने कहा है कि कानूनी विकल्प बचे हुए हैं, लेकिन अब वो 30 दिन वाला समय भी समाप्त होने वाला है उनका, तो क्या क्या विकल्प बचे हुए हैं कानूनी तौर पर? कानूनी विकल्प यही है कि वो हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट जाकर के इस फैसले को चुनौती दें, क्योंकि आज का जो आदेश है सेशंस कोर्ट का, उसमें वो 37-36 पेज का एक आदेश है जिसमें कि बहुत ही विस्तार से सेशंस कोर्ट ने इस बात को रखा है कि क्यों वो राहुल गांधी के कन्विक्शन को स्टे नहीं कर रहा है। उन्होंने कम से कम 7 सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया है और ये कहा है कि ऐसी कोई स्थिति इस मामले में नहीं लगती कि सेशंस कोर्ट इसमें किसी भी तरह का कन्विक्शन को स्टे करे। दूसरा, कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनको कम से कम अपने शब्दों पर गौर करना चाहिए जब वो कुछ बातें कहते हैं तो। और ये कहना कि उन्होंने सिर्फ कुछ खास लोगों का नाम लिया था, पूरे मोदी उपनाम वाले सभी लोगों को उन्होंने टारगेट नहीं किया था, कोर्ट ने इसको भी नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि जो इसमें लोकस का जो सवाल उठाया गया है पूर्णेश मोदी के, वो कोर्ट ने उसको खारिज किया। राहुल गांधी की याचिका में उन्होंने कहा कि पूर्णेश मोदी का लोकस बनता है। जो बात कही गई उससे सभी मोदी जो हैं उपनाम वाले, उनकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है और उनकी प्रतिष्ठा कम होती है। ऐसे में उनका लोकस बनता है और वो इस जो उन्होंने सूट फाइल किया था डिफेमेशन का, वो मेंटेनेबल था। बिल्कुल, अब देखना है कि हाई कोर्ट इस मामले में क्या कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए इस खबर पर और आगे के विकल्प के बारे में जो कांग्रेस के पास, राहुल गांधी के पास है, उसके बारे में बताने के लिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या से जुड़ी खबर पर। माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हमारे देश का कानून संविधान में लिखा है। बात सही है, कानून तो संविधान में ही लिखा है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा था कि अपराधियों को सजा कानून के तहत मिलना चाहिए। इस तरह की हत्या लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और पिछले दिनों कांग्रेस के एक नेता ने प्रयागराज में अतीक अहमद को भारत रत्न देने की मांग कर दी और उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े, तिरंगा झंडा भी उनके कब्र पर चढ़ाया था। हालांकि बाद में कांग्रेस ने इस नेता को तो निकाल दिया, निलंबित कर दिया, लेकिन अब सवाल कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पर है। बीजेपी का सवाल है कि मुशायरे में अतीक को लेकर गुणगान करने वाले अतीक के करीबी दोस्त इमरान प्रतापगढ़ी कर्नाटक में स्टार प्रचारक क्यों बनाए गए हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी अतीक अहमद के साथ अपने रिश्ते को सोशल मीडिया पर कई बार जगजाहिर कर चुके हैं। माफिया डॉन और सैकड़ों लोगों पर कहर ढाने वाले अतीक के साथ इमरान का रिश्ता क्या है, यह सवाल तो अब कर्नाटक में भी पूछा जा रहा है, क्योंकि स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। जुडिशियल कमीशन के साथ 2 एसआईटी अतीक हत्या मामले की जांच कर रही है, लेकिन अतीक के सबसे बड़े राजदार बेगम परवीन और गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार हैं। अतीक अशरफ हत्या के तीनों शूटर अभी पुलिस हिरासत में और उनकी पूछताछ चल रही है। लेकिन वोट की सियासत में कुछ लोग सियासी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। इस पर भाजपा नेता शोभा करंदलाजे जो कर्नाटक की नेता है, उनका कहना है कि इमरान प्रतापगढ़ी ऐसा अपराधी है जो माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद को अपना गुरु मानते थे। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर के साथ थे, गैंगस्टर का फ्रेंड है, गैंगस्टर अतीक अहमद अशरफ अहमद का वो गुरु मानते थे। विकास सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विकास, ये क्या संयोग है कि प्रियंका गांधी भी इस पर प्रतिक्रिया देती हैं। एक नेता वहां पर तिरंगा चढ़ा करके और भारत रत्न की मांग भी कर देते हैं, हालांकि उस नेता को अब निकाल दिया है, और इमरान प्रतापगढ़ी से रिश्ते भी सामने आते हैं। सिर्फ संयोग है या कांग्रेस का कुछ जुड़ाव? एक बात और, मनमोहन सिंह की सरकार को बचाने के लिए अतीक अहमद का वोट काम आया था।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस पूरे मामले में, और ये जो इमरान प्रतापगढ़ी का जो पोस्ट है 2015 का पोस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये जाहिर करता है कि किस तरीके से अतीक अहमद के सफेद पोस्टर से और खासतौर से जो राजनीतिक जगत के लोग हैं उनसे उसके किस तरीके से रिश्ते थे, और वही सब रिश्ते जिस तरीके से पुलिस की पूछताछ में बात सामने आने का डर था लोगों का, कहीं न कहीं अतीक और अशरफ के मर्डर के पीछे जो एक बड़ी साजिश मानी जा रही है, कहीं न कहीं ये भी हो सकता है, क्योंकि तमाम सारे राजनीतिक लोग उस दौर में अतीक का वो आतंक था कि पूरे प्रयागराज समेत आसपास के जनपदों या कहें पूरे प्रदेश में पूरे माफिया जगत में जिस तरीके से जो अतीक का रसूख रहता था, उस समय लोग उससे संबंध बनाते थे, और खासतौर से उससे संबंध बनाने में कुछ राजनीतिक दल के कुछ नेता खुशी जाहिर करते थे। उनमें से इमरान प्रतापगढ़ी एक है, और हम कई बार कई नेताओं की तस्वीरें देख सकते थे उस समय, क्योंकि अतीक अहमद का जो दबदबा था माफिया जगत में, वो कहीं न कहीं ढेर सारे राजनीतिक लोगों से, कई पार्टी के लोगों से था, लेकिन अतीक का आतंक उतना ही खतरनाक था प्रयागराज के लोगों से। हम देखते हैं उसकी पूरी लिस्ट अगर देखते हैं अपराधों की, 100 से ज्यादा अपराध उसने किए हैं, उनमें तमाम ऐसी हत्याएं हैं जो आपस में अपने करीबियों की ही उसने हत्याएं की हैं, अपने संबंधियों की हत्याएं की हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के ज्यादातर जो पीड़ित शोषित लोग हैं वो उसी वर्ग से आते हैं। ये दर्शाता है कि अतीक किस कदर कट्टर था। वहीं उसका भाई जो अशरफ था, जिसके लिए कुछ राजनीतिक दल जो टिप्पणी कर रहे हैं, पता नहीं उनका क्या अवलोकन है, लेकिन वो लड़के जो बच्चियां थी, 2 बच्चियों के साथ रेप करके उनको मदरसे में लहूलुहान हालत में फेंक दिया जाता है। ऐसे मामले हैं, लगातार हत्याओं की जो फहरिस्त है मुंबई से बुलाकर किया जाता है, तो तमाम ऐसे जो है मामले हैं। इसके बाद भी ढेर सारे लोग ऐसे थे जो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, तमाम सारे लाभ उठाने के लिए अतीक से संबंध करते थे। उसी में कहीं ना कहीं हमने देखा कि इमरान प्रतापगढ़ी ने वो पोस्ट खुद ही डाली थी और अतीक उनके यहाँ पहुंचे हुए थे, अतीक और अशरफ। तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं अतीक के रिश्ते किस कदर थे उनको, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी इस बारे में सोचना होगा, जिस तरीके से स्टार प्रचारक बना के घुमा रही हैं। जी ठीक विकास, सवाल कर्नाटक से उठ रहा है, क्या इमरान प्रतापगढ़ी जवाब दे रहे हैं? कुछ जवाब लेकर आए हैं, वो प्रतिक्रिया दिए कुछ? इस बारे में तो कांग्रेस पार्टी जो बयान देगी वो तो अभी देखने वाला होगा, लेकिन शुरुआती दौर में ये सीधे कहा जा सकता है कि अपने ये संबंध, माफियाओं से संबंध खासतौर से जो उन्होंने दिखाए थे, उसके बाद जो कांग्रेस की स्टार प्रचारक लिस्ट में उनका नाम है, तो कांग्रेस का क्या डिसीजन होगा वो इसके बाद बताएगी। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल उठ जाते हैं, और सवाल उठ जाते हैं ऐसे व्यक्ति को जो कितना संगीन अपराधों में लिप्त था, एक माफिया था, और न जाने सैकड़ों जिंदगियां जिसने तबाह की थी। अगर ऐसे व्यक्ति से कोई संबंध रखता है, उसके बाद वो कहीं किसी पार्टी के लिए वोट मांगने जाता है, तो फिर सवाल उठना लाजमी भी बनता है। तो ऐसे पे कांग्रेस पार्टी को एक बार शायद फिर से विचार करे, अगर नहीं विचार करती है तो उस पर क्या कांग्रेस जवाब देगी, ये भी कांग्रेस को ही जवाब देना होगा। क्योंकि अतीक के संबंध लगातार जिस तरीके से देखा कि इमरान प्रतापगढ़ी के साथ साथ कई राजनीतिक दल के नेताओं से थे, तो कहीं ना कहीं वो लोगों की जो राजनीतिक बयानबाजी है वो दर्शाती है किस तरीके से माफियाओं का संरक्षण वो लोग देते थे, और संरक्षण अगर ना होता तो अतीक इतना बड़ा माफिया ना होता। और उसी को हमने देखा पिछले दौर में, जिस तरीके से सजा दिलाने का प्रयास किया गया, तमाम सारी चीजें की गई उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था का राज करने के लिए जो काम किए गए, वो तमाम प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन इसी बीच जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक ये जरूर कारण होता है कि उसके जो राजनीतिक संबंध थे, जो उसके आपराधिक संबंध थे, जो उसने ISI का नाम लिया था, और खासतौर से गुड्डू मुस्लिम, जिसके लिए पुलिस लगातार उसको पकड़ने के लिए लगी हुई है, उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। आखिरी लोकेशन अभी उसकी उड़ीसा में बताई जा रही है। लगातार STF कई टीमें बनाकर जांच कर रही है, और आज ही इस मामले को अगर हम देखते हैं अतीक अहमद और अशरफ के मामले में, तो न्यायिक जांच टीम प्रयागराज पहुंची है, कालबिन अस्पताल पहुंच के उसने पूरी सीन का रिक्रिएशन किया है, और उस मामले पर निश्चित रूप से सच्चाई सामने आएगी। निश्चित रूप से सच्चाई सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। और अब बात एक और एजेंडे की, जो दक्षिण भारत से ये एजेंडा आया है, और ये एजेंडा है कि तमिलनाडु में DMK की MK स्टालिन सरकार ने दलित ईसाइयों को आरक्षण देने के लिए राज्य की विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया है। स्टालिन की सरकार, DMK की स्टालिन सरकार ने यह प्रस्ताव पारित कराया है विधानसभा में। विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र से अनुरोध किया कि ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को भी
SC वाले लाभ दिए जाएं। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वो दलित ईसाइयों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का लाभ देने के लिए संविधान में संशोधन करे। इस प्रस्ताव का विरोध बीजेपी ने किया है। बीजेपी के सदस्य वंथी श्रीनिवासन ने इस तरह का प्रस्ताव लाने के आधार पर सवाल उठाया है। विधानसभा का प्रस्ताव संविधान के खिलाफ है क्योंकि पहले ही उच्चतम न्यायालय में इस बारे में एक रिट दायर की जा चुकी है। यह बीजेपी का कहना है, तमिलनाडु बीजेपी का यह भी सवाल है कि क्या यह प्रस्ताव परोक्ष रूप से स्वीकार करता है कि धर्मांतरण के बावजूद ईसाई और मुस्लिम धर्मों में अस्पृश्यता मौजूद है। सीएम स्टालिन द्वारा सदन में रखे गए प्रस्ताव को काफी विरोध के बीच पारित कर दिया गया। इससे पहले बीजेपी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हाल के दिनों में तमिलनाडु और केरल समेत कई राज्यों में ईसाई समुदाय के कुछ बड़े नेताओं और आम लोगों का बीजेपी से जुड़ाव हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों के बाद अब दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी ईसाई समुदाय के लोगों का झुकाव बीजेपी की जो विकासवादी राजनीति है उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। तो क्या इसी बदलाव से घबराकर डीएमके समेत कई अन्य राजनीतिक दल खेल रहे हैं दलित ईसाई को आरक्षण देने का दांव? ये बड़ा सवाल। कभी जातिगत जनगणना तो कभी दलित ईसाई और दलित मुस्लिम को आरक्षण का कार्ड खेलकर कुछ दल लेना चाहते हैं राजनीतिक लाभ, जबकि ये दल जानते हैं कि दलित मुस्लिमों और दलित ईसाइयों को आरक्षण को लेकर केंद्र ने पहले ही एक आयोग का गठन कर दिया है और मामला अदालत में है। फिर भी ये कार्ड खेला जा रहा है। रितेश हमारे साथ चेन्नई से जुड़ चुके हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। रितेश, क्या कोशिश है स्टालिन सरकार की जब वो जानते हैं कि यह मामला अदालत में है फिर भी विधानसभा से पारित कराया? क्या कोई मुश्किल महसूस कर रहे हैं स्टालिन की सरकार वहां पर? उनको लग रहा है कि ये वोट बैंक उनके हाथ से निकल रहा है इसलिए ये कार्ड खेला गया है? रितेश सर, एक्चुअली देखा जाए तो आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद फिर अगले साल ही यहाँ पे विधानसभा चुनाव होंगे। तो यहाँ पर तमिलनाडु में यदि देखा जाए तो तमिलनाडु में जो मुस्लिम जो हिंदू आबादी के जो है करीबन 87% कुछ है और उसके बाद जो सबसे ज्यादा होता है अन्य समुदायों में तो क्रिश्चियन आते हैं, मुस्लिम भी नहीं है। 6.12% जो है क्रिश्चियन समुदाय हैं। उसके बाद 5.87% जो है मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि स्टालिन की सरकार जो है क्रिश्चियन ईसाई समुदाय के लोगों को अपनी ओर प्रभावित करने के लिए यह बिल लेकर के आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बिल का फायदा उनको लोकसभा चुनाव में भी मिले, क्योंकि ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है कि क्रिश्चियन और मुस्लिम समुदाय जो हैं यहाँ पे लोग जो एक मुश्त वोटिंग होती है, अगर इसमें आपकी पैठ बन जाती है जी तो वोटिंग जो है एक तरफा होगी और तब जो है सरकार को जो भी जिस भी पार्टी को इसकी वोटिंग जिसकी तरफ होगी ये वोटिंग होगी उसको फायदा मिलेगा। और यही कारण मैं जहां तक समझ सकता हूं कि इसी कारण से हो सकता है ये कि स्टालिन सरकार ने ये पासा फेंका हो अपनी तरफ से और इसलिए कि इनको वोट का फायदा मिले, क्योंकि आबादी में सबसे ज्यादा हिंदू समुदाय के बाद यदि कोई आता है तमिलनाडु में तो ईसाई समुदाय के लोग। रितेश, अभी समय समाप्त हो रहा है लेकिन हम इस खबर पर कभी और भी आपसे जुड़ेंगे और बढ़िया से चर्चा करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। इस बीच डीडी न्यूज पर खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।